तो पीसीएस का टेस्ट जो होता है अब आज शुरू हो जाएगा आपका। आज जो होता है 25 मई से जो होता है टेस्ट शुरू होगा। देखिए, जुलाई के लास्ट में पेपर होने की संभावना है, इसलिए जो होता अब टेस्ट है आज से हम शुरू करेंगे और डेली 1 से 2 टेस्ट जो होता है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कौन सा टेस्ट जो होता है इम्पोर्टेंट जो रखा गया, आरओ का भी और एआरओ का और समीक्षा अधिकारी का मतलब पेपर और पीसीएस का पेपर, दोनों का हम टेस्ट जो होता है शामिल करेंगे। तो डेली आपको हिंदी का पेपर मिलेगा और जीएस का पीसीए। तो आज हमारा है पीसीएस का टेस्ट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, किसी कोचिंग का नहीं है। ये जो होता है पूरी तरह से जो होता है कुछ क्वेश्चन को देख करके एक उसी मॉडल पर जो होता है एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलिए बिना हम देर के हुए शुरू करते हैं। पहला, भारत में उपग्रह आधारित ट्रोलिंग शुरू करने के लिए कौन सा एक्सप्रेस तैयार किया गया है? भारत में जो तो उपग्रह आधारित ट्रोलिंग शुरू करने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है? बेंगलुरु मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस, या मुंबई पुणे, या दिल्ली जयपुर, या चेन्नई बेंगलुरु। तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेस तैयार किया गया? तो आपको बता दें ये आपको तैयार किया गया है मैसूर एक्सप्रेस, मैसूर और बेंगलुरु एक्सप्रेस। तो बता दें भारत में यातायात को प्रभाव बढ़ाने और टोल भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जो होता है मैसूर और बेंगलुरु एक्सप्रेस का उपग्रह जो होता है शुरू किया गया है। इसे आधुनिकीकरण जो होता किया जाएगा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार इस पर प्रतिबद्धता दर्शाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखेंगे। कौन सा शहर मिलन जो होता है नौसैनिक अभ्यास के लिए ब्राह्मी संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा शहर है जो मिलन जो होता है नौसैनिक अभ्यास के लिए ब्राह्मी संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोलकाता? तो आपको बता दें वो शहर जो होता है विशाखापट्टनम है। ठीक है, कौन सा? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो होता है एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है जो 19 से 27 फरवरी तक जो होता है नौसैनिक अभ्यास का ब्राह्मा संस्करण का मेजबानी किया है। ठीक है, इस जो युद्धाभ्यास होगा उसको वैश्विक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जोर देते हुए इसमें 50 से अधिक जो होता है देशों ने जो होता है नौसैनिक देशों ने यहाँ पर भाग लिया है। ठीक है, 50 से अधिक देशों के नौसैनिक बल जो होते हैं यहाँ पर भाग लिए हैं। ऑप्शन या मारेंगे आप विशाखापट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो होते नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में जो होता है किसे चुना गया है? जो जॉन डोनाग्यू, या अब्दुल कावी यूसुफ, या क्रिस्टोफर, या नवाब सलाम। तो किसको चुना गया है? तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय जो होता है लेबनानी जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये लेबनान के हैं जिनका नाम होता है नवाब सलाम। ये लेबनान के रहने वाले हैं। 3 साल के लिए जो होता है कार्यकाल के लिए जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। याद रखना 3 साल के लिए जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वे अमेरिका के जॉन डोनाग्यू का पहले कौन थे? अमेरिका के रहने वाले जॉन डोनाग्यू जो होते उनका स्थानीय लेंगे। ठीक है, उनका स्थान लेंगे। तो कौन चुना गया? नवाब सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? लेबनान के। याद रखिएगा लेबनान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनान के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल जो होता है भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो मोजाम्बिक बंदरगाह पर जो होता पहुंचा है? मोजाम्बिक बंदरगाह पर जो पहुंचा उस तटरक्षक जहाज का क्या नाम है? वज्र, वराह, विक्रांत, या आपका जो होता है तो आपको बता दिए है वराह। क्या है? वराह। वराह जो होता मोजाम्बिक विशेष रूप से जो होता मपूटो में एक बंदरगाह है, बंदरगाह पर कॉल किया गया था मपूटो। पूर्वी अफ्रीका में भारत की रणनीतिक तैयारी को देखते हुए प्रकाश ये डाला गया है और ये इसकी खोज बचाव के लिए जब पेशेवर भागीदारी पर जोर देती है। तो ये जो होता है कहाँ पर पहुंचा है? मोजाम्बिक वराह, वर्था मोजाम्बिक बंदरगाह पर वराह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा इनसेट 3DS अर्थात TDS इनसेट 3DS उपग्रह किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? मौसम पूर्वानुमान, संचार, मार्गदर्शन, या रिमोट सेंसिंग? तो किसके लिए किया गया है ये बता दें। जो होता है इनसेट इनसेट 3DS। ठीक है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया? तो बता दें मौसम पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, मौसम के पूर्व अनुमान के लिए जो होता है इसको सौंपा गया है। ये जो होता है पूर्वानुमान और पर्यावरण निगरानी के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा किया गया। कौन सा? इनसेट 3DS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश एक अपतटीय जहाज विद्युत चुंबकीय
रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, कौन सा अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो आपको बताते कौन सा है, अर्थात जापान। याद रखिएगा 17 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा 17 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 23 को जो होता है एक अपतटीय जहाज से विद्युतीय चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला जापान पहला देश बना है। याद रखना, ये इसकी एक्सविजन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर पूछता है तो विस्तृत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नीचे। आगे देखेंगे, भारत के किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? यूएनडब्ल्यूटीओ अर्थात यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से जो होता है सम्मानित किया गया। कौन सा गांव है? तो आपको बता दें ये गुजरात का धुर्दो गांव। याद रखना, गुजरात का धुर्दो गांव। धुर्दो गांव, गुजरात का जो धुर्दो गांव है ये 2023 पर्यटन से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय गांव के पुरस्कार जीता है। ठीक है, पहली बार हुआ है जो कोई भारतीय गांव जो होता है ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसमें सफेद रेगिस्तान, कच्छ संग्रहालय और आइन महल भी स्थित है यहाँ पर। याद रखना, ठीक, कच्छ रण उत्सव को जाना जाता है ये है। इसमें सफेद रेगिस्तान है, कच्छ संग्रहालय और आइन महल, ये तीनों यहाँ पर स्थित है इस गाँव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों को किस शाखा को मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा वितरित तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है? भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना को, भारतीय तटरक्षक सेना को, या आपको विकल्प हो जाएगा भारतीय तट या भारतीय समुद्री। तो देखिए ये जो सौंपा गया है आपका ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखिए भारतीय नौसेना। तो ये जो सौंपा गया है ये भारतीय नौसेना के लिए है। किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए। याद रखिएगा ये भारतीय नौसेना के लिए है जो इम्फाल, कौन सा, अर्थात मिसाइल इम्फाल को जो होता है सौंपा गया है, मिसाइल इम्फाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, कहता है कि किस देश ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है? कौन सा देश है जो था, किस देश ने जो था भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की जो होता मंजूरी दे दी है? तो आपको बता दें कौन है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान या थाईलैंड? तो आपको बता दें श्रीलंका। ठीक है, कौन है? श्रीलंका देश। श्रीलंका जो होता है, श्रीलंका ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देश कौन कौन है? तो आपको बता दें चीन है, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये 6 देशों को जो होता है मुक्त वीजा जो होता है प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, कौन कौन? चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मुक्त वीजा मुक्त प्रवेश की मंजूरी दे दी है। ये 6 देश हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके उन्नत स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास? आपको बता दें ये है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने जो होता अत्याधुनिक स्वच्छ कक्ष सुविधाओं के साथ जो होता है स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसका लक्ष्य नवाचार, वैज्ञानिक सहयोग पर जोर देते हुए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स थेरानोस्टिक उपकरणों के साथ जो था स्वास्थ्य में सेवा में क्रांति लाना है। ये कौन किया है? अर्थात आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, कौन सा देश वर्तमान में पाइन एप्पल एक्सप्रेस तूफान नामक मौसमी घटना का अनुभव कर रहा है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन सा देश है? तो आपको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, वर्तमान में पाइन एप्पल एक्सप्रेस तूफान नामक मौसमी घटना का अनुभव कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये मौसम पैटर्न नमी से भरी हवा को जो होता है उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांश तक ले जाता है और भूस्खलन पर जो होता है भारी वर्षा होती है इसमें। पाइनएप्पल एक्सप्रेस शब्द की उत्पत्ति जो होती है हवाई द्वीप के निकट उष्णकटिबंधीय जल से नमी खींचने से संबंध में ये इसकी नाम रखा गया है। ठीक है,
तो आपके केवल पाइनएप्पल ही याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जादुई उपचार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा है जो जादुई उपचार के लिए जो होता है प्रतिबंध लगाने पर मंजूरी दी, कि जिसे किसी को सर दर्द हो या कुछ भी हो जाता था, जादू के द्वारा उसका उपचार किया जाता था, इस पर जो होता है प्रतिबंध लगा दिए। तो सबसे ज्यादा जादू दो ही राज्य में चलता है, बंगाल और असम। तो यहाँ पर कौन सा है, असम दिया है ए विकल्प में, असम। ठीक है, असम राज्य ने जो होता है, अर्थात इसके सीएम कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, जो कैबिनेट में असम हीलिंग को जो होता है प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्या था कि जन्मजात बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को शोषण करने वाली जो जादुई उपचार है, इस प्रथाओं पर क्या करना चाहिए, अंकुश लगा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात असम को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारत के साथ संयुक्त सेना अभ्यास हरमऊ शक्ति में किस देश ने भाग लिया है? ठीक है, हरमऊ शक्ति में जो होता है किस देश ने जो होता है भाग लिया है? तो आपको बता दें, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। तो आपको बता दें भारत और मलेशिया। ठीक है, जो हरमऊ शक्ति में जो होता है सेना अभ्यास जो हुआ है भारत और मलेशिया के बीच हुआ है 23 अक्टूबर को। कब हुआ? 23 अक्टूबर 2023 को जो होता है कहाँ पर हुआ? उमरोई छावनी में। ठीक है, ये तो अभ्यास हुआ, अर्थात मलेशिया। आगे देखेंगे, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप मतलब टाइडेंट का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, उष्णकटिबंधीय समुद्री गहरे न्यूट्रिनो में टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या दक्षिणी कोरिया। तो आपको बता दें कहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जिसे नाइटेड कहा जाए, ये दक्षिणी चीन सागर में प्रस्तावित है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में प्रस्तावित है। ठीक है, और 2030 में इसे पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत न्यूट्रिनो टेलीस्कोप होगा। ठीक है, कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य? 2030 तक जो था। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बताया है, जिससे वह ऐसा करने वाला रूढ़वादी ईसाई राष्ट्र बन गया है? रूढ़वादी ईसाई राष्ट्र बन गया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल या ग्रीस। तो कौन बनाया? अर्थात ग्रीस। ग्रीस ने जो होता है समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया। समलैंगिक जोड़ों का समान मतलब होता है माता पिता का अधिकार प्रदान किया है, जो देश के कानूनी और सामाजिक के महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका ऐतिहासिक निर्णय जो होता है प्रधानमंत्री लिए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो लिए हैं, भेदभाव को खत्म करने की प्रतिबद्धता के हिसाब से उन्होंने जो होता है इसको रूढ़वादी ईसाई राष्ट्र बन गया है। ठीक है, वैध मान लिया है। ठीक है, कि समलैंगिक विवाह मान्य है। आगे देखेंगे, भारत में हाल ही में स्वीकृत कैंसर के लिए अग्रणी उपचार क्या रखा गया है? ठीक है, किससे स्वीकृति दी गई है कि कैंसर के लिए अग्रणी उपचार होगा? तो आपको बता दें CRT सेल थेरेपी, यही थे। ठीक है, भारत ने स्वीकृति CRT थेरेपी एक अभूतपूर्व कैंसर उपचार है, जो व्यक्तिगत थेरेपी से रोगी से टी कोशिकाओं को इकट्ठा करना है और उन्हें काइमेइक एंटीजन रिसेप्टर्स को व्यक्त करने के लिए प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से जो है संशोधित किया जाएगा। फिर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित किया जाएगा और उसमें हमला करने वाले उन्हें वापस रोगी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कोई भी वायरस हमला करे तो वह आसानी से वायरस मर जाए। ये भारत में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शिखर सम्मेलन 2024, जो विश्व शिखर सम्मेलन 2024 हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार दुनिया की पहली जो होता है एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाने वाली है? दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाए? न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो या लंदन। तो कहाँ पर किया जाएगा? दुबई में। याद रखिएगा, कहाँ पर? दुबई। ठीक है, दुबई याद रखिएगा। अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त जो तक पहुंच प्रदान करते हैं? 120। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
या 85 या 62 या फिर जो होता है 100। तो कितने देश होते हैं, अर्थात 62 देश, याद रखना। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय नागरिकों को 62 देशों में जो होता है वीजा मुक्त पहुंच का आनंद मिलता है। इस बढ़त के बावजूद भारत एक पायदान फिसल गया है, जो 50वें स्थान पर आ गया। चौथे स्थान पे आ गया, 85वें स्थान पर आ गया। ठीक है, एक स्थान जो था भारत पिछले की साल की तुलना में फिसल गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2023 में 2023 में किस देश ने अपना अब तक का सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष दल लॉन्च किया है? सबसे कम उम्र का जो होता है अंतरिक्ष दल लॉन्च किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या भारत? तो कौन सा देश हो जाए, अर्थात चीन। कौन? चीन। सेंझू, जो 17 मिशन पर अपना सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष दल लॉन्च किया है। चालक दल में जो होता है तांग होंगबे रहेंगे, तांग होंगबे और तांग सेंगजी और जियांग, ये 3 लोग शामिल रहेंगे, जिनकी औसत उम्र बताई गई है 38 वर्ष। कितना? औसत आयु जो होती है 38 वर्ष है। अगला है, भारत में एरो स्पेस शिक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एयरबस के साथ साझेदारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरबस के साथ जो था साझेदारी की है। जो एरो स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एयरबस के साथ साझेदारी की? आईआईटी बम्बई, आईआईटी दिल्ली। देखिए, आईआईटी बम्बई नहीं है, आईआईटी दिल्ली भी नहीं है, इसका मतलब फिर अगला विकल्प देखना पड़ेगा। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। कौन किया है? आईआईटी कानपुर ने किया। ठीक है, एयरबस के साथ समझौता किया आईआईटी कानपुर। अगला देखिए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो था अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? जो होता है अपने परमाणु हथियार की स्थिति को जो होता है अपने संविधान में शामिल किया है। चीन, रूस, दक्षिणी कोरिया या उत्तरी कोरिया? तो आपको बताते कौन सा ये देश कर सकता है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के सिवा कोई देश नहीं, तानाशाह देश, अर्थात उत्तरी कोरिया। ठीक है, अपने संविधान में शामिल किया है। अगला देखेंगे, दुनिया के पहले जो था लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन सहयोग कर रहा है? जो दुनिया का पहला जो था लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन सहयोग कर रहा है? ईएसए, रोस्कोस्मोस, नासा और जैक्सा, ईएसए और इसरो, स्पेस ब्लू ओरिजिन। तो कौन सा लॉन्च किया है? अर्थात ये आपका किया है नासा और जेक्सा ने। ठीक है, नासा और जेक्सा ने लॉन्च किया है। दुनिया के पहले लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए संगठन का सहयोग मिला है किसका? नासा और जेक्सा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नासा और जेक्सा के बारे में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सरकार ने अपने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण से सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं जो होता है योजना शुरू की है, अर्थात ब्याज मुक्त ऋण से सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना जो होता शुरू की है। उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो कौन सा किया है? अर्थात उड़ीसा, अर्थात उड़ीसा राज्य ने किया है। याद रखना, उड़ीसा युवाओं को जो था ब्याज मुक्त ऋण से सशक्त बनाने के लिए जो था स्वयं योजना शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है उड़ीसा। अगला है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बिंड टनल कहाँ स्थित है? वर्टिकल बिंड टनल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो वर्टिकल बिंड टनल स्थित है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बिंड जो होता है हिमाचल प्रदेश में, जो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्थित है। स्पेशल जो होता है यहाँ पर फोर्स ट्रेनिंग स्थित है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था। ठीक है, ये अत्याधुनिक सुविधा से लैस है। ठीक है, यहाँ पर जीवन की फ्री फॉल स्थितियों के अनुकरण करके कम्बैक्ट फ्री फॉल कौशल बढ़ाया जाएगा और इस पर नियंत्रण और वातावरण प्रदान करता है ये हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जिले में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? तो ये बता दें आपको केरल है। ठीक है, कौन है? केरल।
केरल के प्रत्येक जिले में जो होता है हॉलमार्किंग केंद्र खोला गया है। ठीक है, हॉलमार्किंग केरल का पहला भारतीय राज्य होगा जो हर जिले में एक हॉलमार्किंग केंद्र होगा। इडुक्की में एक हॉलमार्किंग केंद्र का उद्घाटन केरल करके केरल में जो होता है महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया गया है। याद रखना केरल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे बड़े पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग पैमाने पर किया था, बड़े पैमाने पर किया था, बताइए। तो निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले जो होता है हाथियों में जो होता है हाथियों का प्रयोग जो होता है बड़े पैमाने पर किया था, अवंती, मगध, कलिंग या लिच्छवी। तो आपको बता दें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, मगध, जिसने जो होता पहली जो बार जो होता अपने युद्ध में जो होता हाथियों का प्रयोग किया था, मगध। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मिलान करने के लिए दिया है, जो इसमें सही नहीं है उसको करा महाजनपदों और निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। तो महाजनपद दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है, तो जो इसमें सही नहीं है कह रहा सुमेलित नहीं, उसको आप निकाल दीजिए अलग। तो जो सुमेलित नहीं है उसको हम निकाल देंगे। देखिए अंग, देखिए पहले ही गलत हो गया। अंग जो होता है उज्जैन नहीं, अंग का जो होता है चंपा है, अंग का क्या है, चंपा है। मगध का राजगिरी है, सही है। कौशल का श्रावस्ती है, सही है। वत्स का कौशाम्बी है, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो था एक ही जहां गलत होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो विकल्प देख लेते हैं कौन गलत है। देखिए ऑप्शन ए ही आपका विकल्प हो जाएगा, एक ही सिर्फ गलत है। ठीक है, जो चंपा है, अंग की राजधानी चंपा है। ठीक है, अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है, वैशाख किससे संबंधित है, तो पता है बौद्ध धर्म में वैशाख किससे, बुद्ध जयंती से है। वैशाख किससे संबंधित है, बुद्ध जयंती से। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध पूर्णिमा को थेरवाद शाखा के उपासकों के लिए जो होता है एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा की मनाई जाती है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति महापरिवार तीनों निर्मम होता। ठीक है, इनका जन्म भी याद हुआ था, आज हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु भी इनकी जो होता है इसी के दिन हुई थी, इसलिए वैशाख भी कहा जाता है इसे। ठीक है, वैशाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है, त्रिरत्न माना जाता है। ये बुद्ध धम्म संघ, ये तो बौद्ध धर्म का है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, ये है आपका किसका, जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म का ये तीनों जैन रत्न कहे जाते हैं। ये बुद्ध के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ, ये इस पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाएंगे। ठीक है, और ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। आगे देखेंगे, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, बौद्ध सिद्धांत से। चतुर्दान बौद्ध सिद्धांत से है या आपका जैन सिद्धांत से, ईसाई सिद्धांत से, जैन या बौद्ध दोनों। तो आपको बता दें जो चतुर्दान होता है ये जैन सिद्धांत से संबंधित है, जैन सिद्धांत है, जिसमें विद्या, विद्या, आहार, चतुर्दान मतलब चार, आहार और औषधि, औषधि और चौथा जो होगा आश्रय अर्थात दान, आश्रय के दान, आश्रय के दान, ये चतुर्थ आहार कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे, विद्या, ठीक है, आहार, औषधि और आश्रय का दान, ये चतुर्दान जैन संबंधी से, जैन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाधम महापात्र को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। जो महाधम महापात्र को जो होता अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था, ये आपका ए होगा। बी है, समाज से धर्म का प्रचार करने के लिए रजुक नियुक्त की गई थी, जो होता है रजुक नियुक्त की गई थी। आपको बता दें कथन गलत है, दोनों कथन गलत ही, ऐसा नहीं। देखिए महाधर्म की नियुक्ति समाज के जो विभिन्न वर्ग के वो भी जो था धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया था, दंड सौंपा नहीं गया था, पुरस्कार दंड देने नहीं, बल्कि क्या महाधम पात्र को धर्म का प्रचार करने के लिए इनकी जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, महाधम धम धम हमने बताया बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक है, तो धम्म महापात्र जो थे वो धर्म का प्रचार करने के लिए सौंपा गया था। और रज्जुक अधिकारियों को जो होता है, जो रज्जुक अधिकारी थे, ये जो होता है
उल्टा कर दिया है। ये जो होते थे पुरस्कार और दंड देते थे, रज्जुक पुरस्कार और दंड देने का कार्य कौन करते थे, रज्जुक करते थे और महाधर्म प्रचार। तो पहला किए महाधर्म चला जाएगा यहाँ पर और समाज का यहाँ पर चला जाएगा, तो दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो उल्टा लिख दिया गया है, आप समझ जाइए कि दोनों कथन गलत है, ना तो एक सही है ना तो। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था, कुणाल, विदत, जलौक या उदयन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंतिम सम्राट जो था कौन था, जो वृद्धर्थ था। ठीक है, ये अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, शासक था, वृद्धर्थ था। वृद्धर्थ जो होता है पुष्य, वृद्धर्थ की हत्या जो होता है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। याद रखिएगा कौन किया था इसकी हत्या, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने द्वारा की गई थी इसकी। और फिर इसके बाद मौर्य सम्राट खत्म करके शुंग वंश की जो था स्थापना की गई थी। ठीक है, शुंग वंश की फिर स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, शक, यूनानी, कुषाण या पल्लव। तो बता दें कि प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, शक नहीं किए थे। कौन किया था, यूनानी किए थे। ठीक है, यूनानियों ने जो था सर्वप्रथम 206 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 206 ईसा पूर्व में, 206 ईसा पूर्व में जो होता है यूनानी जो होता है भारत पर आक्रमण किए थे। आगे देखेंगे, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था। जो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने जो था स्वीकार किया था, तो आपको बता दें हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब या मराठा पेशवा। तो सबसे पहले जो होता है इसको सहायक संधि को जो पहला स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपका हैदराबाद का निजाम था। याद रखना हैदराबाद का निजाम। तो सन कभी कभी पूछ देगा, तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से और 1800 में जो होता है हैदराबाद के निजाम में सर्वप्रथम जो था संधि की थी 1800 में। ठीक है, 1798 और 1800 के बीच यहाँ पर संधि किया था। आगे देखेंगे, पश्चिम दान या पश्चिम दमन और सकेंद्रण की नीति। ठीक है, विद्राल और जो होता है कंट्रेक्शन पॉलिसी, क्योंकि पश्चिम दमन, पश्चात दमन और जो होता है सकेंद्रण की जो नीति थी निम्नलिखित किस वायसरॉय द्वारा अपनाई गई थी। तो आपको बता दें ये अपनाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमा के कबायली क्षेत्रों के संबंध में ये पश्चिम दमन और सकेंद्रण की नीति अपनाई थी, अवलंबन किया था। उसने पंजाब के अफसरों के विरोध के बावजूद जो था 1901 में जो होता है 1901 में जो होता उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का निर्माण किया था। ठीक है, पंजाब के विरोध करने के बाद भी जो था उत्तर पश्चिम सीमा का जो था निर्माण किया था लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए थे, क्या जो था पुनः स्थापित हुए थे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से पुनः स्थापित क्या थे, किसानों का अधिकार। ये किसानों का अधिकार तो नहीं था। ठीक है, किसानों का अधिकार नहीं। आगे देखेंगे क्या था, भूमि पर जमींदारों को बरजुआ संपत्ति पर अधिकार, ये सही था। ठीक है, भूमि पर जमींदारों को बरजुआ संपत्ति पर जो था अधिकार, ये आपका ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के दमन में कौन सा सुमेलित है। देखेंगे 1857 के दमन में कौन सा इसमें जो होता सुमेलित है। लियाकत अली लखनऊ से गलत है। ठीक है, लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला बरेली से नहीं थे। बख्त खां दिल्ली से, ये सही था। ठीक है, बख्त खां दिल्ली से, ये सही है। लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद के थे। और खान जो बरेली की बात है तो बरेली से खान बहादुर खां थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल एवं उनके दत्तक सॉरी अल्प आय का पुत्र जो था 12 वर्ष में बिजरिश कादिर। ठीक है, बिजरिश कादिर लखनऊ से थे। यहाँ पर केवल एक मेल मिलता है बख्त खां इलाहाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कथन, इसमें कहा कौन सा कथन असत्य है। तो जो भी कथन असत्य है यहाँ निकालना है, असत्य कथन कौन है। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी।
जो नील की खेती थी बंगाल और बिहार में की जाती थी। दूसरा है अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन ब्रिटेन के निर्यात के लिए कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई थी। देखिए आपको बताएं, जर्मनी में संश्लिष्ट रंग कृत्रिम रंग के आविष्कार से जो होता भारतीय नील उद्योग को बड़ा धक्का लगा था। जर्मनी में जो होता है एक संश्लिष्ट जो कृत्रिम रंग का आविष्कार किया, जिससे भारत में नील के उद्योग को बड़ा धक्का लग गया और धीरे धीरे इसका जो होता ह्रास हो गया था। ये ऑप्शन दो तो सही है, ठीक है। इसलिए जो होता है अगर ऑप्शन दो सही है तो केवल दो ही मारेंगे, गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दो में क्या कहा है, अमेरिका, अमेरिका में नहीं बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, जर्मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जर्मनी। पहला सही है, बंगाल बिहार सही है, यहाँ नील खेती, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी होना चाहिए था, अमेरिका की जगह जर्मनी होना चाहिए। जर्मनी में जो था नील के अत्यधिक उत्पादन से ब्रिटेन के निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद करनी पड़ी थी। जर्मनी इसका संश्लिष्ट कृत्रिम रंग का निर्माण कर लिया था। आगे देखेंगे, भारत में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हुए फकीर विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फकीर विद्रोह है, ठीक है, फकीर विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। चलिए देखते हैं क्या। मुख्यतः बिहार में मजनून शाह के नेतृत्व में हुआ था। देखिए मजनून शाह के नेतृत्व में नहीं हुआ था, कथन एक सही नहीं है, ये गलत है। ये बंगाल में हुआ था, ना कि बिहार में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, बिहार की जगह इसको लिखना चाहिए था बंगाल, कहा ना बंगाल। दूसरा, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। तो दूसरा जो था सही है, जहां दूसरा सही होगा वहां विकल्प मारेंगे। तो दूसरा में ऑप्शन बी है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। आगे देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए जो सामाजिक सुधार आंदोलन प्रमुख था, जात प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, नरबलि प्रथा पर रोक। तो इसमें कौन था, अर्थात आपको बता दें ये था विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। विधवा पुनर् ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में जो होता है हिंदू में विधवाओं का पुनर्विवाह जो होता है लिए कानून पास हुआ था। हिंदू में जो होता है विधवाओं को जो होता है पुनर्विवाह के लिए कानून पास हुआ था, कब, 1856 में। याद रखिएगा 1856, कभी कभी पूछ देता है। आगे, श्री नारायण गुरु ने जात प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था, ठीक है। कौन, श्री नारायण गुरु ने जो था जात प्रथा के खिलाफ जो था जीवन भर अपना संघर्ष भारत के जो होता है किस क्षेत्र में चलाया था, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो आपको बता दें कहाँ पर चलाया था, अर्थात केरल में, ठीक है। जात प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष केरल में नारायण गुरु ने जो था जात प्रथा के खिलाफ, उन्होंने ही मानव जात के लिए जो था एक धर्म एक जात और एक ईश्वर जो होता नारा भी दिए थे। इनका प्रसिद्ध नारा था मानव जात के लिए कि एक धर्म एक जात और एक ईश्वर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सर्वप्रथम इंपीरियल काउंसिल में जो था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। यही देख लीजिए सही है, आपका ऑप्शन आगे क्या बढ़े, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा 10 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को बच्चों को जो था निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा था। याद रखना, जिनकी आय 10 रुपया से कम मासिक आय कमाते हैं उनके परिवारों को जो था निःशुल्क शिक्षा की बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले इतिहास में कि निःशुल्क शिक्षा की बात किसने किया था, तो आपको बताना पड़ेगा गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं निःशुल्क शिक्षा की बात कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था, ठीक है। कौन सा आयोग जो था शिक्षा से संबंधित, तो पहला था सैडलर आयोग। देखिए सैडलर आयोग तो नहीं किया गया था, ये आयोग शिक्षा से संबंधित थे, ठीक है। ये से सैडलर आयोग था, ठीक है, सैडलर आयोग क्योंकि शिक्षा से संबंधित ना, सैडलर आयोग था। रैले आयोग जो था, रैले आयोग ये भी था, रैले आयोग भी था। मैकडोनाल्ड
ये नहीं था। कैंपबेल, ये दोनों जो थे, मैकडोनाल्ड और कैंपबेल जो थे, ये ये आयोग बनाया था अकाल से संबंधित जो होता है मद्देनजर, जब भारत में अकाल पड़ा था उससे संबंधित जो होता है मद्देनजर गठित करने के लिए किया गया था, इनको गठित किया गया था। जबकि सैडलर आयोग और रैले आयोग जो थे ये शिक्षा से संबंधित थे। एक दो जहां विकल्प में दिखे वही आपका ऑप्शन होगा, एक और दो देखिएगा, अर्थात एक और दो। आगे देखेंगे, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या जे.एम. सेनगुप्ता? तो किसने किया था? अर्थात जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। याद रखिएगा, जे.एम. सेनगुप्ता। कौन किया था? जे.एम. सेनगुप्ता ने किया था। आगे देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलिएगा। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जो क्रांतिकारी के आतंकवाद को पैरवी करने वाले जो प्रमुख समाचार पत्र थे संध्या और युगांतर, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बिहार, मद्रास, पंजाब या बंगाल? तो आपको बता दें ये बंगाल से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1905 में। कहाँ? 1905 में जो था, 5 के बाद अनेकों समाचार पत्र जो था क्रांतिकारी आतंकवादियों को पैरवी करने लगे थे। इसमें बंगाल के जो था संध्या और युगांतर, महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। महाराष्ट्र में जो होता है, अगर महाराष्ट्र का पूछता है तो महाराष्ट्र का एक पत्रिका था काल, जो प्रमुख क्रांतिकारी में गिना जाता था, महाराष्ट्र का काल। आगे देखेंगे, 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो देखिए, गुजरात शैली या मालवा शैली या जो होता है नियो क्लासिकल शैली या नवगथिक शैली? तो कौन सी शैली का ये उदाहरण माना जाता है? तो बता दिए, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में जो होता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। और इसमें जो होता है गुजराती शैली से बनाया गया था। किसके? गुजराती शैली से। किसके लिए बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में जो होता है इसे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसमें गुजराती, जमशेद टाटा जो होता है इस शैली के ताजमहल होटल में भी निर्माण किया। गुजराती ताजमहल होटल जो बना है उसमें भी जो होता है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ठीक है, कल्याण मंडप जो होता की रचना मंदिर निर्माण के का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? तो कहाँ पर का था यह बता दे। ये था कल्याण मंडप जो था, ये आपका चंदेल का था। ठीक है, चंदेल, कल्याण मंडप की रचना जो था कौन किया था? अच्छा, चंदेलों ने किया था। इसकी रचना विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण शैली की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। इसमें दैवी विवाहों जो था विवाहों का आयोजन किया जाता था। क्या? दैवी विवाहों का जो था आयोजन किया जाता था। आगे देखेंगे, पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पांचवें वेद की संज्ञा जो था किसे दी गई है? तमिल काव्य, तिरुमुरई, कन्नड़ काव्य या तिकन्ना? तो पांचवें जो होता है वेद की संज्ञा जो दी गई है वो किसको दी गई है? तिरुमुरई। ये अलवार और नैनार संतों द्वारा लिखी गई रचना है, संकलन है, जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई। किसका? पांचवें वेद की जो था संज्ञा दी गई है, तिरुमुरई। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको सुमिलित करना होगा। देखें कौन सा सुमिलित है, सही चुनना है आपको। पट्टचित्र चित्रकला जो होती है कहाँ का? उड़ीसा का, ये तो सही है। कलमकारी चित्रकला जो होती है आंध्र प्रदेश का है, ये कर्नाटक लिखा, ये गलत है। थंगम्पा चित्रकला सिक्किम की है, थंगम्पा चित्रकला सिक्किम का, ये भी सही है। वर्ली चित्रकला जो होता है गुजरात और महाराष्ट्र की होती है, ये जो होता है बिहार लिखा, ये भी गलत है। तो केवल 1 और 3 जहां विकल्प दिखेगा वही सही होगा। ठीक है, वर्ली चित्रकला जो होती है ये गुजरात और महाराष्ट्र की होती है। कलमकारी चित्रकला जो होती है आंध्र प्रदेश की होती है। कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। तो एक केवल 1 और 3 सही है, तो यहाँ पर 1 3 पहला विकल्प मिल गया आपका, 1 और 3। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो भारत में गुलाम वंश का, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक या मोहम्मद गोरी? तो आपको बता दें ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में
ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद, गौरी की मृत्यु के बाद जो था ऐबक जो एक तुर्क गुलाम था, कहाँ गुलाम था, एक तुर्क गुलाम था ऐबक, ठीक है, तुर्क गुलाम था, और जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था, ठीक है, गुलाम वंश कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, कौन सा मुस्लिम शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश या बिरबल, तो आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी। जो दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था वो इल्तुतमिश से, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी जो था लाहौर से, जो होता है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है, वो कौन था, इल्तुतमिश। आगे देखेंगे, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भारत चावल और देखिए सत्य नहीं बल्कि असत्य निकालना है। भारत चावल और शक्कर का निर्यात करता था मुगल काल में, सही है। नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, ये गलत है आपका, नई तकनीकी कृषि का प्रयोग कहाँ होगा। भारत में 17वीं सदी में जो था तंबाकू और मक्का दो नामक दो फसलों का उत्पादन करने लगा था, ये भी सही है, या इनमें से कोई नहीं, देखिए केवल बी आपका गलत है और सब सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था, मुगल काल में जो था वली अहद जो होता है निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था, उत्तराधिकारी को, सेनापति को, राजमिस्त्री को, कारागार विभाग अध्यक्ष को, तो किसे कहा जाता था, जो वली अहद होता था वो उत्तराधिकारी को, ठीक है, मुगल काल में वली अहद जो था उत्तराधिकारी को कहा जाता था, उत्तराधिकारी को कहा जाता था। आगे देखेंगे, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो में जो था कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संपन्न जो होता, अंतर्राष्ट्रीय जो था सम्मेलन संपन्न हुआ था, संयुक्त राज्य पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, 1992 में, याद रखिएगा 1992 में संपन्न हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास का सम्मेलन था, ठीक है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास का एक सम्मेलन था ये, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, नॉर्वेजियन या फ्लोरिडा, तो कौन सी नहीं होती, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है गल्फ स्ट्रीम। रियो डी जेनेरियो, सुनिए ध्यान से, बेंगुला जलधारा जो होता है ये नहीं, ये तो होती है, प्रवाहित नहीं होती कहा गया ना, तो ये तो होती है, सॉरी ये होती है, ठीक है, जो नहीं होती उसे बताना है, नॉर्वेजियन होती, फ्लोरिडा होता है, ये नहीं होती तो बेंगुला, ठीक है, बेंगुला जलधारा जो होती है नहीं होती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया जो प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम तो होती है, नॉर्वेजियन होती है, फ्लोरिडा होता है, बेंगुला नहीं होती है। बेंगुला जलधारा जो होता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, बेंगुला क्या है, ठंडी है, और सभी गर्म जलधारा है, लेकिन बेंगुला जो होती है अटलांटिक महासागर की जो होती है सबसे ठंडी धारा है, ठीक है, ये होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मारेंगे, बेंगुला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, जो कथन असत्य उसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पहला है वाष्पीकरण द्वारा वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है, ये सही है, ये गलत है, वाष्पीकरण द्वारा वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि और वर्षा द्वारा कमी होती है, ये आपका तो जो होता है सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही है, असत्य निकालना है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती है, भी सही है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होती है, कमी होती चली जाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती जाएगी, ये सही है। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर ज्यादा होती, गलत है, ये ऑप्शन गलत है, सी, सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होती है, ठीक है, और महाद्वीपों पर कम होती है, ठीक है, महाद्वीपों पर कम होती है, उल्टा लिख दिया है, इसलिए सी गलत है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा उसके दर को प्रदर्शित करती है, ये आपका सही है, ठीक है,
तो आप जो गलत पूछा है वो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए, जो कथन सत्य है उसे निकालना होगा। यहाँ पर सत्य निकालना है। विषुवत रेखा पर घूर्णन का वेग सबसे कम होता है। जो कि विषुवत रेखा पर घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। जिसके कारण यहाँ निम्न, देखिए विषुवत रेखा पर घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, ना कि कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर घूर्णन का जो होता है वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। ये तो ऑप्शन गलत है, अधिक होता है, याद रखिए। जिसके कारण वहाँ निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, वेग अधिक होता है तो निम्न वायुदाब तब बनेगा। विषुवत रेखा पर तीव्र धरातली क्षैतिज पौने चलती हैं, नहीं चलती, ये भी गलत है, नहीं चलती हैं। धरातली पौने कहाँ चलती हैं, अर्थात ये नान विषुवत रेखा पर धरातली पौने नहीं चलती है। ये दोनों गलत है, तो जो ऑप्शन में मिलेगा दोनों वहाँ गलत, तभी उसको मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आगे सुमेलित देखिए, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो होता है देश है, सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी है और सूची सेकंड में देश है। तो चलिए इसको हम मिलान करते हैं, सूची फर्स्ट और सेकंड को। पहला है सबन काया। सबन काया का जो होता है किस देश में है, पेरू देश में, अर्थात किस देश में, पेरू। दूसरा मिलाइए, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर होती है, माउंट एटना ज्वालामुखी जो होती है पहला इटली में है, माउंट एटना इटली में। कोलिमा, कोलिमा जो होती है मैक्सिको में है। मोरापी अर्थात इंडोनेशिया में, अब जो बचेगा इंडोनेशिया में। तो क्या मिलेंगे, 2, 1, 4, 3 जहाँ मिलेगा, अर्थात 21, 43, 43 जहाँ मिले वो ऑप्शन होगा। सन सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, मोरापी इंडोनेशिया में है। तो जहाँ पर मिले 21, 43 वो आंसर होगा 21, 43, 21, 43, ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। आगे देखेंगे, निम्न से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षण सबसे अधिक होता है। ठीक है, अपक्षण जो होता है सबसे अधिक प्रभावी है। किस चट्टान पदार्थ, लद्दाख में, उदयपुर, पश्चिमी घाट, देखिए यहाँ पर होता है पश्चिमी घाट पर। गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक जो होता है अपक्षण सबसे सर्वाधिक प्रभावी होता है, यहाँ पश्चिमी घाट हो गया। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। आगामी अंगामी नागालैंड का, ये सही है। बिरहोर झारखंड का, ये भी सही है। मिलान यहाँ तो सही जा रहा है। खस अरुणाचल प्रदेश का, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका गलत मिल जाएगा। खस जो होता है अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये उत्तराखंड का है। खस कहाँ का, उत्तराखंड का। टोडा तमिलनाडु का, ये भी सही है। सभी सही है, ऑप्शन सी आप गलत मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है। ठीक है, ज्वार नदमुख पर स्थित रहता है। कांडला, मरमा, कोलकाता, हल्दिया या तूतीकोरिन। तो कौन सा है ज्वार नदमुख पे, मरमा। ठीक है, मरमा बंदरगाह जो तो कहाँ पर, गोवा। गोवा में जो होता है अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, इसीलिए ज्वार नदमुखी बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, गोवा में है मरमा। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान, नगरीकरण और उदाहरण। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर जो होता है किसे कहा जाता है, विशाखापट्टनम, भिलाई, सिंगरौली या अंबाला। तो बता दें औद्योगिक नगर जो होता है भिलाई हो गया। ठीक है, परिवहन नगर, परिवहन नगर कौन होगा, विशाखापट्टनम पहला, पहले ये दूसरा होगा फिर पहला होगा विशाखापट्टनम। खनन नगर, खनन नगर कौन होता है, सिंगरौली, ये तीसरा हो जाएगा। और ये तो अब मिल गया, चौथा ही हो गया। ठीक है, गैरिसन छावनी, ये आंवला में है। तो सब मिला हुआ है, 2, 1, 3, 4 सब मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पर है, ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, औद्योगिक नगर जो होता है भिलाई को, परिवहन नगर विशाखापट्टनम, खनन नगर सिंगरौली और गौरीशन छावनी जो होता है अम्बाला। आगे देखेंगे, कौन युग्म सुमेलित है, कौन सा इसमें 63 में युग्म सुमेलित है। चलिए, बुनाई, बुनाई जो होता है लव आइस के लिए जाना जाता है, जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। ये बुनाई कहाँ है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में, पहला गलत है। नेत्रलिम जो दक्षिणी गोवा में स्थित है, ये सही है, दक्षिणी गोवा में स्थित है। गुआ खान जो झारखंड में स्थित है, ये गलत है। झारखंड के पश्चिम में जो होता सिंहभूम में जो होता जुआ जो होता गुआ है,
गोवा की जो लोवायस गोवा है। और चंद्रपुर खान जो होता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, ये भी सही है। अर्थात 2 और 4 सही है और सभी गलत हैं। ठीक है, 2 और 4 सही है। ऑप्शन देखेंगे 2 और 4 जहाँ रहेगा वहाँ पर हम देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। अगला देखेंगे, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि को धाड़ी बनाना था, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना था, जैविक खाद का प्रयोग करना था। देखिए, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था, पहला काम था। जैविक खाद का प्रयोग करना था। ठीक है, जैविक खाद का प्रयोग करना, ये तो सही है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना था, ये भी सही है। ठीक है, कृषि को टिकाऊ बनाना था। ठीक है, धाड़ी विकास करना था, कृषि पर आधारित जनसंख्या की आय को बढ़ाना था। इसलिए ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 अर्थात सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग में जो होता है इसमें सुमेलित दिखाई दे रहा है। इडुक्कू, देखिए इडुक्की तापी विद्युत ग्रह, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये सही है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, ये सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। 2 3 4 सही, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मार दीजिए। इडुक्की को छोड़कर सभी जो होता है सम्मिलित है। इडुक्की जो होता है तापी विद्युत ग्रह नहीं, ये बल्कि केरल की पेरियार नदी पर विद्युत परियोजना है। केरल पर जो होता है पेरियार नदी, इडुक्की कहाँ पर, केरल में। केरल की किस नदी पर, परियार। ठीक है, पेरियार नदी जिसे कहा जाता है, पेरियार नदी पर जो होता है विद्युत परियोजना के लिए जानी जाती है इडुक्की। ठीक है, और सभी सम्मिलित है। कार्यालय हिमालय पर्वत के क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। बुग्याल कई बार पूछा गया। बुग्याल जो होता ऊंची पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये गलत होगा। ये बुग्याल जो होता है हिमालय की ऊंचाई पर जो एक घास के मैदान होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया। जो हिमालय की घास के मैदान होते हैं उन्हें हम बुग्याल कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, ये ऑप्शन सी है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को हम बुग्याल कहा जाता है। आईसीएआर के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। एसएमटी सोल्स, एंटी सोल्स, एल्फी सोल्स या वर्टी सोल्स। तो आप बताया जाता है कौन सा, एसएमटी सोल्स। ऑप्शन ए मारिएगा, एसएमटी सोल्स। ठीक है, ये जो तो पाया जाता है। इसके बाद एंटी सोल्स होता है, एल्की सोल्स होता है। ठीक है, इंसेप्टिव सोल्स मृदा में क्षेत्र में लगभग जो होता है आपको बता दें, लगभग मृदा क्षेत्र 39.74% होती है इसकी। ठीक है, एसएमटी सेल की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जाता है। डी कडोल पद्धति या कोपेन पद्धतियाँ या आईएमडी पद्धति या बुडियोको पद्धति, किसका हम प्रयोग करते हैं, बता दें कोपेन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तापमान और वर्षा जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। ठीक है, हालांकि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल कार्य है, लेकिन जो जलवायु का वर्गीकरण कई विधियों में विधियां हैं इसकी। ठीक है, कई विधियां हैं, उनमें भारत में जो विधियां अपनाई जाती है उसे कहा जाता है कोपेन पद्धति। क्या कहा जाता है, कोपेन पद्धति। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो कथन सही लगे। पहला कथन दिया गया है इसमें क्या, निम्नलिखित में से हिमालय नदियां केवल डेल्टा का निर्माण करती हैं जबकि महाद्वीपीय नदियां डेल्टा और ज्वारनदमुख दोनों का निर्माण करती हैं। तो बता दें हिमालय नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, सही है। जो होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा और ज्वारनदमुख दोनों का निर्माण करती हैं। ठीक है, दोनों का निर्माण करती हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, ये सही है आपका। अधिकांश हिमालय नदियां युवा अवस्था में, जीर्णावस्था में, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां युवा अवस्था में, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। जो अधिकांश जो होती है हिमालय नदियां वो युवा अवस्था में होती हैं, जबकि जीर्णावस्था में अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। ठीक है, केवल ए सही है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्नलिखित जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिमी बंगाल? तो कहाँ पर दूध गंगा नदी है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दूध गंगा नदी केंद्र शासित प्रदेश जो होता है जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा ट्रैकिंग अभियान के लिए भी आदर्श स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, दूध गंगा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? कौन सा नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता? बनास, चंबल, साबरमती या लूनी नदियां? तो बताए आपको बता दें कि चंबल नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है। ठीक है, जो चंबल नदी का उद्गम होता है ये बिंद श्रेणी से होता है, ना कि ये जो होता है अरावली पहाड़ियां से होती है। बिंद श्रेणी याद रखिएगा, बिंद श्रेणी, ये इसकी उद्गम जो होता है बिंद श्रेणी से होता है। और सभी का निर्माण जो होता है उद्गम जो होता है अरावली पहाड़ियों से होती है, बल्कि ये बिंद श्रेणियों से होता है चंबल का। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान में मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? प्लियोसीन जो था, प्लियोसीन का या पैलियोसीन का या प्लास्टोसीन, अभिनव जमाव का या ओलिगोसीन का? तो आपको बता दें राजस्थान में जो होता है मरुस्थल जो होता है वो प्लेस्टोसीन का है। ठीक है, अभिनव जमाव का है प्लास्टोसीन। ठीक है, प्लास्टोसीन का है। आगे देखेंगे कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें सुमेलित युग्म को निकालना है। पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो होता है उत्तरी नहीं बल्कि ये दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, ये गलत है, थोड़ा सा गलत है, ये दक्षिणी अंडमान में है। कौन सा सुमेलित पूछा गया है? देखिए सुमेलित पोर्ट ब्लेयर जो होता है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, कोको आइलैंड म्यांमार में। कोको आइलैंड कहाँ पर? म्यांमार में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 तो सही है, पहला ही केवल गलत है। ठीक है, ये कोको था ही, यहाँ पर ये दोनों सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा अटलांटिक जो था आर्कटिक महासागर में मिलती है? आर्कटिक महासागर में मिलती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड नहीं, बल्कि किसका मिलती है? नॉर्वे को तो मिलती है आर्कटिक महासागर में, स्वीडन को नहीं मिलती, फिनलैंड को भी नहीं मिलती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए जो आर्कटिक महासागर है सीमा देश से मिलती है, जैसे नॉर्वे हो गया, रूस हो गया, आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इनकी सीमा जो होती है आर्कटिक महासागर से मिलती है। नॉर्वे, रूस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों की सीमाएं। ठीक है, ये दोनों को नहीं मिलती। आगे देखेंगे, ऑप्शन ए मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो होती हैं उत्तरी सागर में गिरती हैं? उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? सीन नदी ये तो गिरती है, सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी क्या होती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो दूसरा राइन नदी गिरती है, कोई दिक्कत नहीं, राइन जो होता है गिरती है। बेसर भी गिरती है, एल भी गिरती है। 1 2 3 तो सही है, लेकिन ये सीन नदी जो होता है ये गलत है। ये इंग्लिश चैनल में गिरती है, उत्तरी सागर में नहीं गिरती बल्कि इंग्लिश चैनल में। 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी को मारिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोरो, बोरो जनजाति जो होती है, बोरो जनजाति जो पश्चिमी अमेजन के बेसिन में पाई जाती है, पश्चिमी अमेजन के बेसिन में पाई जाती है। सम्मिलित नहीं, ये सम्मिलित नहीं है, ये कांगो बेसिन में नहीं, पश्चिमी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। पिग्मी जनजाति ये अमेजन बेसिन, ये पिग्मी जनजातियां कांगो बेसिन के गैम्बेन अर्थात युगांडा में पाई जाती है, ये भी गलत है। युगांडा में पाई जाती, दक्षिणी पूर्व फिलीपींस के वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, ये दोनों गलत है। खिरगिज पमीर का पठार सही है, सकाई मलाया पठार ये भी सही है। 1 2 गलत है, ऑप्शन ये मारिएगा, यहाँ पर दिया गया है 1 2 आंसर गलत है। आगे देखेंगे वर्तमान में जनसंख्या के सुखों सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत की निम्नलिखित की कौन सी अवधारणा परिभाषित करती है? आर्थिक की,
आर्थिक विकास की, संपूर्ण विकास की या मानवीय विकास की? तो आपको बता दें ये संपूर्ण विकास की। संपूर्ण विकास की अवधारणा है कि सुखों का परित्याग किए बिना हम भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों का बचत संपोषणी विकास की अवधारणा है। ठीक है, परिभाषित करता है। ठीक है, ये आप सुनिए। बायोडीजल के संदर्भ में देखेंगे, बायोडीजल के संदर्भ में पहला, जैव शोधशाला में ट्रांसस्टरीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, बायोडीजल जो होता है, तो बायोडीजल के संदर्भ में जो होता है ये सही है कि जैव जो होता है शोधशालाओं में स्त्रीकरण, जो स्त्रीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, ये सही है। आपका ऑप्शन ये तो सही है। दूसरा है, इस प्रक्रिया में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उत्प्रेरक के रूप में आवश्यकता होती है और ग्लिसरीन उप उत्पाद के रूप में होता है, ये भी सही है। जट्रोफा के पौधों के बीज बायोडीजल के स्रोत के रूप में देखे जा रहे हैं तथा इन्हें भविष्य के ईंधन की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी सही हैं। तो जो विकल्प में दिखाई दे 1, 2, 3 आपका वो आंसर मारिएगा। मिनीमाता समझौता को मंजूरी देने के साथ ही भारत का सबसे संभावित निहितार्थ, भारत को जो होता है मिनीमाता समझौते को मंजूरी देने के साथ ही भारत का सबसे संभावित निहितार्थ है कि भारत को क्या करना होगा? जलवायु परिवर्तन, पहला विकल्प में क्या करना होगा? जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों का समर्थन करने हेतु विशिष्ट जलवायु कोष स्थापित करना होगा। विशिष्ट जलवायु कोष स्थापित करना होगा, ये गलत है, ये तो नहीं करना होगा। दूसरा, पारा और पारा संबंधी उत्पादों का प्रयोग को कम करना। देखिए पारा से ही मिनीमाता रोग होगा, इसके उत्पादों को जो होता है कम करना होगा, यही भारत को करना होगा। ठीक है, पारा पारा के द्वारा ही क्या होता है? मिनीमाता रोग होता है। इसे पारे से बना हुआ उत्पादों को जो होता है भारत सरकार को चाहिए कम करें, जिससे इसे मिनीमाता रोग ना फैले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है, सही है। अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता नहीं होती है, ये भी सही है। दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फिर भी हम जो होता है इसके बावजूद हम नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है, ये सही है। अधिकांश पात्रों में नाइट्रोजन जो होता है स्थिरीकरण करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आपको ऑप्शन सी मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पौधों को निम्नलिखित कौन सी क्रियाएं तापमान में परिवर्तन में प्रभावित नहीं होता है? तापमान में परिवर्तन में प्रभावित नहीं होता है, कौन सी क्रियाएं जो होता है तापमान में प्रभावित नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिज लवणों का अवशोषण, बीजों का प्रक्षेपण। ये आपको बता दें कौन प्रभावित तो नहीं होता है? कोई नहीं होता है, सभी से कोई नहीं होता है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी मारो। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे नीचे दिए गए उत्तर का सही उत्तर चुनें। चलिए देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आपको बता दें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू की गई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और प्रोजेक्ट हाथी परियोजना 1992। अब इसमें क्रम लगाना है, पहला क्रम हो जाएगा 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो होता है प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा, फिर लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। तो हम पहले क्रम लगाते समय याद रखेंगे, एक पहला क्रम लगाएंगे, फिर इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, तब पहला। ठीक है, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन बी। पहला तीसरा चौथा और लास्ट में दूसरा करेंगे, ऑप्शन बी। जो सन है उसी को याद रखिएगा, और सब क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनेंगे। ठीक है,
कालक्रम इसमें भी लगाना है, वही चीज़ है। तो अभी अभी बताएं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अभी बता दी हमने 1972, क्रम लगा लीजिएगा आप। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980, वायु अधिनियम, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो लागू किया गया था, जो जल प्रदूषण निवारण था, वो भी 1974 में ही लागू किया गया। देखिए ये गलत हो गया, 1974 में हुआ था, जबकि वायु वाला जो होता वो 1981 में हुआ था, 1981 में। ठीक है, 1981। अब क्रम लगा ले जाएंगे। अब विकल्प में आप जहाँ दिखेगा कि पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा, जहाँ देखिए पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा। चलिए पहला, देखिए ऑप्शन डी हो गया, पहला चौथा दूसरा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के समग्र समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है, ये भी सही है। आर्द्रभूमि के प्रबंधन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राज्य है, सही है। ये दोनों सही है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन देव मिल जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों सही है। अगर देखिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है सुमेलित करना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में। हम यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं, आप विकल्प मार दीजिएगा, गोवा में। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है कर्नाटक में है, और गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। ठीक है, गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, ये दोनों, ठीक है, ये सही है। तो ये आप समझ गए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन इसमें रखा गया है, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखिए परिवर्तन किया है ना, दो एक और चार तीन, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, कौन सा पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी कमांग जिले में स्थित है, याद रखना पूर्वी कमांग जिले में स्थित है। 1977 में इसको जो होता है, 1977 में इसको जो होता है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित पौधों में कौन सा आवृत बीजी है, जो होता आवृत बीजी पौधा, देखिए अमरबेल, रेफ्लेसिया, लोरेंसेट। और रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया सब जानते होंगे। ये सभी आवृत बीजी पौधे हैं, ये सभी, ये परहरित का भाव होता है, ये सभी परजीवी पौधे हैं, याद रखना ये सभी के सभी परजीवी पौधे हैं। ठीक है, परजीवी पौधे हैं, इसलिए आवृत बीजी हैं, परजीवी पौधे कहलाएंगे ये सभी के सभी। जहाँ विकल्प दिखाए थे सभी, वहां पर ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। चलिए छोड़िए। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या भापी आसवन द्वारा जो किया जाता था। आपको बता दें अशुद्ध कपूर को जो होता है शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन द्वारा, कैसे, ऊर्ध्वपातन, अर्थात ऊर्ध्वपातन पदार्थ जब गर्म किए जाते हैं तब ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और कपूर भी एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, इसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं, किसका, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना के निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसको, जो क्रोमैटोग्राफ की तकनीक होती है, यह रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने में रासायनिक तकनीक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए एक क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है,
गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, स्थिर विद्युत या नाभिकीय। तो आपको बता दें ये गुरुत्वीय और नाभिकीय, दो न्यूट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल नाभिकीय बल कार्य करता है। याद रखें इन बलों के कारण ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में बंधे होते हैं। ठीक है, तो दो न्यूट्रॉनों के बीच में कौन कार्य करता है? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल कार्य करता है। इन्हीं बलों के कारण ही न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये ऑप्शन सी मारे क्या। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जल में शर्करा का घुल जाना, बर्फ का पिघलना या क्रिस्टल। देखिए ये नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो जाता है, ठीक है, दूध का खट्टा होना, ये सही है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन होने के बाद वे पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें एक बार परिवर्तित कर दिया जाता है, वो पुनः अपनी अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम रासायनिक करेंगे। तो दूध से अगर खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, ये फिर दूध के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? इसे रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक या एसिटिक यौगिक। जो लहसुन में गंधक पाया जाता है उसमें क्या होते हैं? ये सल्फर यौगिक होते हैं, याद रखिएगा। सल्फर यौगिक, लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध जो होता है उपस्थित एसिलीन होती है। इस तेल का मुख्य घटक जो होता है 90 समूह अर्थात सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं। 90 समूह अर्थात सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल। जो कास्ट स्पिरिट होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अर्थात कास्ट स्पिरिट का फुल फॉर्म क्या होता है? CH3OH, CH3OH। मेथिल एल्कोहल जो होता है क्या होता है? मेथिल एल्कोहल, फार्मूला होता है CH3OH। ठीक है, एक कास्ट स्पिरिट की क्या होती है? कास्ट स्पिरिट यही होती है, मेथिल एल्कोहल। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता है वह ऑनलाइन पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द क्या है? जो ऑनलाइन पर, उसे कहा जाता है साइबर नाट। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, साइबर नाट। ठीक है, आगे देखेंगे, यक्ष किरणें किस प्रकार से संबंधित है? यक्ष किरणें किस प्रकार से तरंगे, किस प्रकार की तरंगे यक्ष किरणें? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या प्रत्यास्थ तरंगे। यक्ष किरणें कौन से? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, यक्ष किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग की दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या माना जाता है? सीधे सीधे इसका कारण क्या है? प्रक्षेपण है। इसका कारण क्या है? प्रक्षेपण। क्या माना जाता है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण वह घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि वर्षा काल में तैलीय परतों में विभिन्न रंग का दिखाई पड़ती है, विविध रंगें क्या करती हैं? दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। चंद्र सतह पर जो होता है एक प्रेक्षक को जो होता है दिन के समय आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हल्का पीला, नीला या नारंगी या तो आप बता दें काला दिखाई देता है। ठीक है, चंद्र सतह पर जो होता है एक क्षेपक को जो होता है दिन के समय जो आकाश का रंग दिखाई देता है वो कैसा होता है? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन जो होता है सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो सही हो बताना होगा। दूसरा, गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ये भी गलत, ये भी गलत है। अगला है, ठोस में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है।
ठीक है, ध्वनि तरंगों की जो होता है पहचान करता है और रेडियो लेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुष्कर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? सोनार होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की पहचान और रेडियो लेखन के लिए प्रयुक्त होने वाला कौन सा? सोनार। आगे देखेंगे, किनमें बीजों में फल आबद्ध होते हैं? किनमें बीज फलों में आबद्ध होते हैं? आवृत बीजी, द्विबीजपत्री, अनावृति में। कौन में? अनावृत बीजी में। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म। किसमें? जिम्नोस्पर्म में जो होता है, अनावृत बीजी में जो होता है, बीजों में फल जो होते हैं आबद्ध होते हैं। अगला, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई मापकर। गलत। वार्षिक बलियों की गिनती करके। किसके हो जाएगा? वार्षिक बलियों की गिनती करके जो होता है उसके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? तो आपको बता दें, हृदयघात। जब दिल का दौरा पड़ता है, दिल के दौरा पड़ने से पहले घंटे को जो होता है हम गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, दिल का पहला दौरा पड़ने पर उनसे क्या कहते हैं? गोल्डन आवर कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त यूरिक अम्ल प्रदान के रूप में जाता है वो क्या कहलाता है? बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में जो होता है यूरिक अम्ल का प्रधान रूप में जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अर्थराइट्स, गठिया या संविवात या रोमेटी हृदय। तो यह कहलाता है आपका गठिया अर्थात गाउट। क्या कहलाता है? गठिया। बीसीजी का टीका निम्न से किसमें लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है किसमें लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, यस्मा या टीबी। तो बीसीजी का टीका जो होता है किसमें आप लगा सकते हैं? अर्थात बीसीजी का टीका जो होता है बेल्सेस कॉलमेट म्यूरिन, एक तपेदिक और यक्ष्मा की टीबा है, अर्थात टीबी के लिए लगाया जाता है, यक्ष्मा का। ठीक है टीका है, जिसमें बचाव शिशुओं के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। शिशुओं के, अब क्वेश्चन पूछा गया कि शिशुओं को बालक के जन्म के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी ये टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे देखेंगे, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली का सूजन आ जाने पर होने वाला रोग क्या है? अगर मस्तिष्क के तथा मेरुरज्जु पर जो झिल्लियां होती हैं उसमें अगर सूजन आ जाने पर कौन सा रोग होता है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस या स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। तो आपको बता दें जो रोग होता है उसमें उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगला, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल किसके द्वारा? जानते हो, लाल चींटियों के द्वारा। ठीक है, चींटियों के द्वारा जो होता है, लाल चींटी के द्वारा फार्मिक अम्ल। देखिए, लाल चींटी, शहद की मक्खी, बिच्छू, बर्रों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर चींटी नहीं दिया देगा तो शहद की मक्खी, जो शहद की मक्खियाँ होती है उसमें, बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है और बर्रों के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये एक प्रकार का कार्बनिक एसिड होता है, याद रखना। फार्मिक अम्ल क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है, एक प्रकार का कार्बनिक एसिड होता है। आगे, काइटिनी वाह कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ठीक है, काइटिनी वाह कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट, स्पंज, समुद्री या घोंघे। तो आपको बता दें कौन होते हैं? घोंघे होते हैं। वाह कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? घोंघे होते हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? जो हरित ग्रंथियां होती हैं वो जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या पाचन से। किससे होती है हरित ग्रंथियां? अर्थात उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियां आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों को उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। आर्थ्रोपोडा संघ, किससे? आर्थ्रोपोडा। समानतः इनकी संख्या 2 होती है, याद रखना। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। कैसे भिन्न है? चार चारों चार खाने वाला हृदय होने के कारण, जो पक्षियों में 4 हृदय, सही है, 4 खाने वाले हृदय होने के कारण। देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये देखिए अलग नहीं होगा कि 4 खाने, तो चमगादड़ के अलग होता है मध्य पद डायफ्राम के कारण। ये नहीं, ये जो होता है देखिए ये है मध्य पद डायफ्राम के कारण होता है। मध्य
पट जो होता है, क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का सदस्य, इसमें मध्य पट पाया गया जाता है और पक्षियों के स्थान पर वायु कोष पाया जाता है। ठीक है, पक्षियों में वायु कोष पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे इसको, ये वाला नहीं मारेंगे, अर्थात ऑप्शन बी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश से राज्यसभा में प्रतिभा का, सेवा और प्रतिनिधित्व देने के लिए जो होता है, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, किससे प्रेरित थे? आपको बता दी, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता का अर्थ होता है नागरिक को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को संसद या विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु नागरिकों को केवल उसी विधानसभा के लिए निर्वाचन का अधिकार होता है जहां को वह निवासी हो, ना कि वह प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए होता है। इसलिए दूसरा कथन इसमें जो होता है, ये इसमें यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन डी आप सही है। ऑप्शन डी तो नहीं सही लग रहा है, क्योंकि ये गलत हो गया थोड़ी सी। ये जो होता है ऑप्शन ए मारिएगा, इसमें 110 का है, आयरिश से लिया गया, गलत हो जाएगा। नागरिकता का स्थान क्या होता है? नागरिकों को पूर्ण सिविल। ठीक है, ये ऑप्शन, ये वाला हमने क्वेश्चन जो होता है हल कर दिया, अर्थात ये है। ठीक है, 112 देखिए, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये संसद संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है। देखिए, कौन सा सही है उसको आपको निकालना है। तो पहला तो सही लग रहा, दूसरा है ये जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है। संसद की संविधान शक्तियों को अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये भी सही, गलत है। केवल ऑप्शन ए मारिएगा, जहां दिखाई दे, यहां दिखाई दे रहा सी। अगला देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जो गैर नागरिकों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नहीं उपलब्ध है। देश के किसी भाग में घूमने या बैठने के, ये भी नहीं उपलब्ध है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी नहीं उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये उपलब्ध है। ठीक है, विदेशियों और देशी दोनों लोगों, भारतीयों को भी और विदेशियों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आगे देखेंगे, भाग 4 अंतर्वृष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाग 4 के अर्थात, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कथन देखें, कौन कौन सा कथन जो होता सही है? तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला कथन देखिए, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, भाग 4, ये गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। दूसरा, इस भाग में अधिकतित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन जहां मिलेगा दूसरा तीसरा वही मार्क है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, इसमें 2 और 3 यहाँ पर देखिए सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु महाअभियोग अभिकरण में भाग नहीं लेता है? ठीक है, निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन महाअभिकरण में भाग नहीं लेता है। तो आपको बता दें, जहां महाअभियोग लगाया जाता है वहां भाग नहीं लेता। जब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो भाग लेता है कौन? राज्य की विधानसभाएं। याद रखिए, राज्य की विधानसभाएं। ये निर्वाचित गण था, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जब महाअभियोग प्रक्रिया चलती है, अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया है, तो वहाँ पर ये भाग नहीं ले सकते। राज्यसभा के राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं भाग लेते। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसी के द्वारा होती है? ऐसी के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं होता, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। आपको बता दें, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक जो अध्यक्षता हैसियत के द्वारा होती है जो उसका सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहाँ राज्यसभा होते हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन करता है? उपराष्ट्रपति। समान वित्तीय विधेयन में निम्न चरण को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, निम्न चरण को सम्मिलित कीजिए। बजट पर चर्चा, बजट प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधियों को पारित करना। तो आपको बता दें,
सही है। ये चर्चा पहले बजट पर चर्चा होगी, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर विनियोग विधियोग पारित करना होगा। ये लगातार सही है। ऑप्शन 1 2 3 देना चाहिए तो से, ठीक है। विनियोग विधेयक यहाँ पर जो होता है ये गलत कर दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। इसको विनियोग विधेयक, फिर इसके बाद चौथा इसको लिखना चाहिए पारित करना। तो यहाँ पर जो होता है विनियोग, फिर इसको पारित करना, विनियोग विधेयक नहीं लाने की जरूरत यहाँ पर है। ठीक ठीक है, ये विनियोग विधेयक जरूरत नहीं यहाँ पर है, पारित कर सकता है। यहाँ ऑप्शन 4 विकल्प बना लीजिए, ठीक है। तो 1 3 और 4 मारिए, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या जो होता है संविधान में संशोधन में संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। नहीं, ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जो उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, वहीं पर जो होता है ये किया जाता है। ऑप्शन 4 सही है, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ था कब? ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो, दोनों सदनों में मतभेद हो वहीं पर, ठीक है। ऑप्शन जो होता है 4 आपका सही है। तो जहां विकल्प लिख गया ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, गलत है। केवल मूल अधिकार क्षेत्र रखता है, ये कौन एक सही है, गलत है। केवल मूल अधिकार अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, गलत है। ये केवल परामर्शदात्री संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी तो गलत है। सब गलत है क्या? ये जो होता है अगला है, यह मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑप्शन डी, ये केवल मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये आपका सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के निहत्था से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता मानी जाती है? तो अंतिम सत्ता किसी राज्य की बात करेगा तो अंतिम सत्ता किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल का। ये ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किसमें की गई है? आपको बताते हैं अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत जो होता है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो होता आर्थिक विवेचना की गई है, ठीक है। 268 से 281 के मध्य। आगे देखेंगे, स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के बातिलीकरण अथवा निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। देखिए, स्वशासित जिला और क्षेत्रीय परिषद की अगर बात होगी तो इसे निलंबन करने की शक्ति सिर्फ किसको प्राप्त होगी? अर्थात राज्यपाल को होगी। किसको होगी? राज्यपाल को होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन जो होता है सही है, कौन सा कथन गलत है, इस पे जो होता चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है, सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत के, आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में नहीं, इसको जो होता है जो रखा गया अनुच्छेद 76 के अनुसार कहा गया, ठीक है। भारत के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला तो सही है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, की जाती है। दूसरा, उसमें महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है कोई, ठीक है। वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं होता है। इसलिए जो होता है ऑप्शन इसमें मिलेगा, जो वो ऑप्शन जो दिखाई देता वो पहला और दूसरा तो सही है और सभी इसमें गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के वित्त आयोग के बारे के संदर्भ में लिखित कथन पर सही निकालिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की गठन किया गया। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का उपक्रम है।
ये अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देगा। आयोग का कार्य क्या होगा? राज्य एवं संघ के मध्य करों के शुद्ध आगामी वितरण के विषय में बताना, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता और अनुदान के विषय में बताना, राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के नियत में किए गए किसी अन्य विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश करना, ये वित्त आयोग का कार्य है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें कहा कि कौन सा वित्त आयोग का कार्य है, क्या कहा, कौन सा कथन सही है? वह संरचना विकास विदेशी विदेशी पूंजी कोई बात नहीं, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र दे दिया, गलत है। देखो, इस संदर्भ में उपयुक्त में जो होता है वह वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए, कोई भी सही नहीं है इसमें। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें, योजना आयोग का अंत जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए, उपयुक्त में से किसको किसको जो होता है क्लासिकी भाषाएं घोषित किया गया है, ठीक है, क्लासिकी भाषाएं घोषित किया गया है। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ये तो सभी है, केवल इसको हटा दिया जाए, ठीक है, गुजराती को हटा दिया जाए, तो ऑप्शन सी मार दीजिए, गुजराती नहीं है, तेलुगु और है, ठीक है। आगे देखेंगे, लोक खाता के संदर्भ में विचार करिए। लोक खाता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 क्लाउज 2 में किया गया, ये सही है। सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि जो वन संचित निधि में जमा नहीं की जाती है, लोक खातों में जमा की जाती है, दोनों सही है। इसका ऑप्शन मारिए, दोनों, ए सी मार दीजिए, दोनों सही। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। भारतीय संघवाद के निकट, भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या यूएसए के? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संघवाद कहाँ से लिया गया आपका, अर्थात कनाडा के संविधान से, ठीक है। भारतीय संघवाद जो होता है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल्य निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अवगृहित में होता है, जो आधारित है शिक्षा के अधिकार पर, वाक स्वतंत्रता के आधार पर, समता के आधार पर, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। ये सही है। जो राजनीतिक लोकतंत्र का मूल है वो निर्वाचक लोकतंत्र का आधारभूत जो होता है वयस्क, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, जैसे, ठीक है, जैसे इसमें लोकसभा का चुनाव पड़ रहा है, ठीक है, उसी पर लोकसभा का तो वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। आगे देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो पहला, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस पे क्या कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये निकालना है। चलिए ठीक, कौन सा सही है? तो पहला तो सही है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। दूसरा देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन के अधिरक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का शक्ति के अलावा निर्वाचक नियमावली बनाने में भी शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा, राज्य का निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता जब तक उसे खुद गलत ही। तो पहला दूसरा तो सही है और सभी गलत, देख लेते हैं। ऑप्शन बी मार दीजिए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? समाजवाद का जो होता है, कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? लोकतंत्री समाजवाद, उग्र समाजवाद, समुदायवादी समाजवाद या नेहरूवादी समाजवाद? तो आपको पता होगा उग्र समाजवाद हमारे यहाँ भारतीय राजतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान उदाहरण है? बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा भुगतान या वृद्धा पेंशन? तो आपको बता दें इसमें जो होता है भुगतान संबंधित है, तो चलिए पहले यहीं पर देख लेते हैं, इसके बाद दूसरा वेतन का भुगतान छोड़ा करके जो होता है सभी जो होता है बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, ये सभी जो होते हैं सही है। तो इसमें जो होता है केवल सी मार दीजिए, ठीक है, कौन सी, वेतन नहीं शामिल किया गया है समाजवाद। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था, ये सही है, पहला तो सही आपका है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन
और क्या, औद्योगिकरण जो होता है रूप में जो होता है अवधारणा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही मारिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? ठीक है, भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? एम एस स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, रफी अहमद किदवई। आपको बता दें इसमें कौन नहीं था, रफी अहमद किदवई नहीं थे। ठीक है, और सभी लोग शामिल थे, रफी अहमद किदवई नहीं शामिल थे। आगे देखेंगे, अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को पहले क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता है, डब्ल्यूटीओ को क्या कहा जाता था? गैट कहा जाता। क्या कहा जाता था? गैट। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, हरा सूचकांक जो था विकसित किया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखेंगे, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया था? किसे माना गया था? पहला, गरीबी माना गया था, गरीबी सही है। समूह असमानता, ये भी। क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी, सभी थे। ठीक है, सभी, जहां विकल्प सभी दिखाई दे, 1 2 3 4 यहाँ पर दिखाई दिए, सभी थे ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना में। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम जो था प्रारंभ किया गया था? तो बता दें, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना। अगला है, स्वधार योजना किससे संबंधित है? तो स्वधार योजना जो होता है पुरुषों में स्वरोजगार से, पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए जो होता स्वधार योजना शुरू की गई थी। अगला, मेक इंडिया मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। देखिए सही है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में जो होता है, भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना था। देखिए, इसमें पहला जो होता है, इसमें देखेंगे दूसरा तो सही है, लेकिन पहला जो था ये गलत कह रहा है। कह रहा उत्तर का चयन कीजिए, कह रहा कौन सा सही है? ये दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि सितंबर 2014 में जो था राष्ट्र निर्माण के लिए जो था व्यापक सेट के हिस्से में लॉन्च किया गया था इसे, मेकिंग इंडिया को। ठीक है, ये तो दोनों सही है, ऑप्शन इसमें दोनों सही है। आगे देखेंगे, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष? 1914, 2014, 2015, 2016, 2017। तो किसमें जो होता रखा गया था? तो आपको बता दें 2016 में। 2016 भारतीय दिवाला संशोधन अक्षमता बोर्ड किस वर्ष स्थापित किया गया? 2016 में। आगे देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह हमेशा पूर्व दिशा में किए जाते हैं, सही, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी, इसलिए पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए उपग्रह के निकास वेग मिल जाता है, ये भी सही है। रीजन हो जाता, ए आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ए बी स्पष्टीकरण नहीं मानता है, देखिए इसमें, लेकिन उपग्रह छोड़ा जाता है। ठीक है, ए आर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती पृथ्वी, गलत है। ठीक है, इसलिए ए सही है, लेकिन जो होता है आर गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन शोधन क्या है? धन शोधन जो होता है क्या है? यह अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन जो होता है धन शोधन कहलाता है। अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? धन शोधन कहलाता है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो उत्तर प्रदेश है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो था आप विचार करेंगे। चलिए करते हैं। ये देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य, सही है, पहला तो सही है।
इसमें देश में अधिकतम आलू खेती की जाती है, सही है। ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, ये भी सही है। धान के उत्पादक में इसका तीसरा स्थान, ये गलत है। एक दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, ऑप्शन बी मारिए। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो आपको बता दें, ये थी 16.5%। ये ऑप्शन सी मारेंगे, 16.5% थी। ठीक है, आगे देखेंगे। मिलान करने के लिए दिया है, इसमें मिलान कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिलान करने। कनक भवन, ठीक है, आपको पता है कि जो होता है कनक भवन कहाँ पर स्थित है? कनक भवन आपका जो था अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में। ऑप्शन 4, कनक भवन अयोध्या में है। और कादमगिरी पर्वत जो था चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग बाराबंकी में है। देवास नहीं, कलिंजर दुर्ग जो था बांदा में है। ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है, कनक भवन अयोध्या, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट, देवा शरीफ के मेला बाराबंकी, कलिंजर दुर्ग बांदा। ऑप्शन नंबर बी हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली। गलत है, सीमेंट कारखाना बरेली नहीं है। ठीक है, सीमेंट कारखाना बरेली में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, उर्वरक कारखाना के लिए आंवला स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। ठीक है, स्कूटर इंडिया लखनऊ में, सी मार दिया, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, सही है। ब्रज रास, सही है। मिर्जापुर में बिरहा नहीं कजरी, गलत है। बिरहा जो होता है भोजपुरी गाया जाना, पूर्वी उत्तरी लोकप्रिय गीत है। मिर्जापुर में जो होता है कजरी गाई जाती है। गायकी जो होता है मुबारक अली खान, ये भी सही है। ठीक है, तो सी गलत है। तो इसमें देखेंगे सारे क्वेश्चन हो गए आपके। 150 क्वेश्चन जो होता है पेशियस होंगे। शाम को जो होता है 9 से 10 जो होता है ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, वहाँ पर आप सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में डेली पीसीएस का एक सेट दिया जाएगा और हिंदी का जो होता है एक सेट दिया जाएगा आरओ के लिए। ठीक है, आरओ के लिए और एआरओ के लिए एक सेट दिया जाएगा। इसमें सभी को सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो पीसीएस के लिए क्वेश्चन है इसमें, और समीक्षा अधिकारी के लिए भी इसमें जीएस दोनों है, और हिंदी का जो होता है आरओ। फिर इसके बाद आपका सी सेट का भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टेस्ट में।